नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के पहले अध्याय की। नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या मतलब क्या हुआ, फिर है कब, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। तो कैसे पता लगाएं, ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही साथ ये जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिससे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ ये कैसे जानेंगे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि किस उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे। कई लाखों वर्षों पहले से लोग इस नदी तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों से कुछ कुशल संग्रह थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। आप अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगल की अन्य उत्पादकों का ही संग्रह किया करते थे। ये जानवरों का अखेट यानी शिकार भी करते थे। तो कहाँ रहते थे, इससे मतलब क्या है, लोग नदी के तट पे। आरंभ में लोग कहाँ रहते थे, नदी के तट पे। कुल संग्रह यानी इकट्ठा करने वाले आसपास के जंगलों में विशाल मैदान संपदा से परिचित यानी विशाल मैदान से परिचित थे, आसपास के मैदानों से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगली अन्य उत्पादकों का क्या करते थे, वो संग्रह करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम से सुलेमान व किरथार पहाड़ी से पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं, लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलें उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं का पालन बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्या पहाड़ी का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ है, जहां सबसे पहले चावल उपजाऊ गए हैं। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। अब आप देख सकते हैं कि भारत की कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, हिमालय, विंध्या, सोना, नर्मदा, सतपुड़ी, ताप्ती, गोदावरी, डकनी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि। कावेरी। अगर दक्षिण की बात करें या फिर पूर्व की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा, गौरा पहाड़ी, गंगा नदी। और अपन थार के मरुस्थल की बात करें तो वहाँ पे एक दो नदियां हैं, सतलुज है, रेवी है, चेम्बा है, झेलम है, अन्य। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास कीजिए। सहायक नदियां उन्हें कहा जाता है जो एक ही मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्होंने नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर, फूले फले गांव एवं इनकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हो गया था। मतलब लगभग 2500 वर्ष पूर्व ही समुद्र तट पे गांव और नगरों का विकास हो गया था। गंगा तथा इनकी सहायक नदियों जैसे सोना का पता लगाइए। गंगा के दक्षिण में ही इन नदियों के आसपास के क्षेत्रों से प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार नाम से जाने जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव महाद्वीपों की एक ऐसी हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियां तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी हो जाती थी। तो लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं की है, बड़े बड़े मैदानों में जाने की कोशिश की। फिर भी यह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी
सुनाए हैं। दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने के लिए कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने के लिए भी जाया करती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में भी अपने साथ में मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा एवं सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग एक नए रोचक स्थान को खोजने की चाह से उत्सुकता वश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं को लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिलता है। आज लोग यात्रा क्यों नहीं करते? एक बार फिर मानचित्र को देखिए। पहाड़ी, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों की इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं है। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके, वे पर्वत की ऊंचाई को छू सके, गहराई समुद्र की पार कर सके। उपमहाद्वीपों से बाहर कुछ लोग यहाँ आए हैं, वह बस गए हैं। लोगों को इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपरा समृद्धि दी है, किया है। कई वर्षों से लोग पत्थर को तराशने एवं संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीके के बारे में एक दूसरे से विचार को अपनाते रहे हैं। देश का नाम आपने अपने देश के लिए एक हम प्रायतः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंड से निकला है। इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता। अपने एटलस में ईरान एवं यूनान का पता लगाओ और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर जाने वाली ईरानी यूनानियों से संधि की हिंदोज और इंडोज और इन नदियों से पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था तथा इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृतिका ऋग्वेद में भी मिलता है। इसके बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकें ढूंढे और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपियां कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपियों के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट्स शब्द लैटिन में मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। पांडुलिपियां प्रातः ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भ्रुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र लिखा जाता था। यह आप देख सकते हैं, इस तरह से पांडुलिपियां लिखी जाती थी। अब बात करते हैं इन वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियां कीड़ों ने खा ली, कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायतः पांडुलिपियां मंदिरों, विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों को धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहार, राजाओं के जीवन में औषधि एवं विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य की कविताएं, नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक एवं तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग हम आम लोग करते हैं। हमें अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह की उत्कीर्ण किए जा गए मिलेंगे। कभी कभी शासक अन्य लोगों अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार अभिलेख भी मिलते हैं जिन्हें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य राज स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों एवं का विवरण उत्कीर्ण करवाया है। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का उल्लेख लेखा जोखा रखा करते थे। अब है यहाँ अभिलेख, यानी कि किसी की कीर्ति लिखना। पत्थर पे बहुत कम शब्दों में लेख लिखना, उस पर बहुत कुछ लिख देना। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने से क्या लाभ था? ऐसा करने से क्या क्या कठिनाई आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तुएं अतीत में बनी है, प्रयोग में आई है, जाती ही है, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्व कहलाते हैं। पुरातत्वविद पत्थर या ईंट से बनी इमारत को विशेषताओं, चित्र एवं मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों
तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ वस्तु धातुओं की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर एवं जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, पक्षियों, चिड़िया, मछली, हड्डियां भी ढूंढते हैं। इनमें से उन्हें यह जानने की मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाया करते थे। वनस्पतियों के अवशेष में बहुत ही मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे। पांडुलिपियां, अभिलेख, पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार स्रोतों शब्दों का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि अतीत में अध्ययन करते हुए स्रोत से प्राप्त होता है। अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक होता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत की पुनः निर्माण करते हैं। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो उन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक शीर्षक में अतीत का ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस तरह अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों, कृषकों जीवन, राजाओं, रानियों के जीवन से व्यापारियों का जीवन, शिल्पकारों का जीवन भी बहुत भिन्न था। जैसे कि हम अभी भी देख सकते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार, रीति रिवाज का पालन करते थे। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप अधिकांश लोगों अपने भोजन मछली पकड़ना, शिकार करने, फूल फल का संग्रह प्राप्त करके एवं विपरीत शहरों में रहने के लिए लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते थे। इस तरह से भेद अतीत में विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त अन्य तरह के भेद उन समय शासक अपने विजय की लेखा जोखा रखते थे और यही कारण है कि उन शासकों तथा उनके लड़े जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी शिकारी, मछुआरे, संग्रह, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी को अपने कार्यों लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम जीवन में जानने की नहीं जाते थे और पुरातत्व की सहायता से हम अपने जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी हमारे इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अगर कोई भी तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद इस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह के कोई वर्ष या बताओगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से किया जाता है। वर्ष 2000 कहने से तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म से 2000 बाद ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की तिथि को ईसा पूर्व से के रूप में जाना जाता है। इसी पुस्तक में वर्ष 2000 को आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व तिथि का उल्लेख किया करते हैं। अंग्रेजी इतिहासकार की तिथियां, अंग्रेजी में BC, हिंदी में पूर्व, ईसा पूर्व का से तात्पर्य है बफर ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD हिंदी में लिखते हो। एनो डोमिनी शब्द से बना है तथा तात्पर्य यह है कि मसीहा का जन्म से वर्षों पहले। चलिए, आज हमने पढ़ा कक्षा 6 का पहला पाठ, क्या, कब और कहाँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।